अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। आज हम रीड करेंगे सोता दिल का नावल के एपिसोड नंबर 17, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। एपिसोड पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। वो चलती हुई सीधा अपने रूम में आई और बेड पर नकाहत के मारे लेट गई। बुखार उसका उतर गया था, लेकिन कमज़ोरी उसकी जान नहीं छोड़ रही थी। थोड़ी ही देर में उसकी मामा डॉक्टर को लेकर उसके रूम में आई थी। डॉक्टर, मेरी बेटी की तबीयत अब कैसी है? कायनात बेगम जो पास ही खड़ी थी, तो उन्होंने डॉक्टर से फिक्रमंदी से पूछा। मिसेस खानज़ादा, इन्हें अभी बुखार तो नहीं, लेकिन मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है। और मुझे आरिस खानज़ादा की भी कॉल आई थी, जिस पर मैंने उन्हें कहा था वो इन्हें ठंडे पानी की पट्टियाँ करें, ताकि इनके बुखार की शिद्दत कम हो जाए, जिससे इन्हें फाका हुआ। खैर, ये मेडिसिन लिखती हैं, ये आप मंगवा कर इन्हें दें। सुबह तक ये ठीक हो जाएंगे। अब मुझे इजाज़त दें मिसेस खानज़ादा, वो पेशा वराना मुस्कुरा कर कहती। उन्होंने अपने मेडिकल बॉक्स को उठाया। आइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। वो उनके हमरा चलती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वो जो बेजारगी से लेटी हुई थी, उनके रूम से जाते ही मुंह फुलाकर उठ बैठी। मोबाइल की तलाश में उसने बेड पर अपने इर्द गिर्द हाथों से टटोलते मोबाइल को तलाशना चाहा, और साथ ही नज़रों का जाविया घुमाकर इधर उधर देखा, तो वो उसे ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा दिखाई दिया। सुकून से ब्लैंकेट को खुद पर से हटाया और मोबाइल को उठाकर व्हाट्सएप, फेसबुक और अपने तमाम सोशल अकाउंट्स चेक करने लगी, जब दफातन अपनी बेदिहानी में उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर पड़ी। अपने बदन पर यूनिफॉर्म की जगह शर्ट देखकर उसके हलक से एक भयानक चीख बरामद हुई थी, और खौफ के मारे मोबाइल छूटकर उसके हाथों से जा गिरा था। आरिस, ओह माय गॉड, तुमने? ये उसे समझने में पल लगा कि उसे आरिस ने चेंज करवाया था, जिस पर वो मुंह पर हाथ रखते शर्मिंदगी खुफ्त के मारे हकला कर रह गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं अपने ढोरों को अच्छे तरह से जानती हूँ। वो कभी मेरी तरफ नहीं बढ़ेगा। मैं मर भी रही होंगी तो भी नहीं। लेकिन लास्ट टाइम वो मेरे पास था। बात तब से उसने ही तो मुझे बाहर निकाला, और फिर तो मतलब। उफ डोरो, वो अपने दिमाग पर जोर देते बोली। अगर उसने चेंज किए हैं तो मैं उसे कैसे लगी होंगी? होठ भी लगी होंगी कि नहीं? वो मेरे इतने करीब आकर बहका भी होगा कि नहीं? वो दाएं बाएं घूमकर अपनी जसामत का जायजा लेते अपने आप में मगन बड़बड़ाती हुई बोले जा रही थी। उफ, मैं ये क्या सोच रही हूँ? क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में? अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं है, नहीं तो मैं उसका सामना कैसे करती। लेकिन मैं बीमार थी, और वो मुझे छोड़कर एकेडमी चला गया। आने दो एक बार उसे। मैं उसकी सभी हरकतें भैया को बताऊंगी, और अब उससे बात भी नहीं करूंगी। कैसे छोड़कर चला गया वो मुझे? वो नाक चढ़ाते खुद से ही बड़बड़ाते हुए वापस बेड पर आकर लेट गई, और दिल में तहिया करती वो अब अपने ढोरों से नाराज हो चुकी थी। मामा, कैसी हैं आप? वो उनके राफिया बेगम के गले लगते बोला। रईस बेटा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरे बच्चे, लेकिन लगता है मेरे बेटे की जुदाई मुझे जल्द ही बूढ़ा कर देगी। वो उसके बालों पर हाथ फेरकर उन्हें प्यारो शफकत से बखेरती अदा से बोली थी। मामा, मैं क्या करूँ? मेरी जॉब ही ऐसी है जिसके सिलसिले में मुझे महीनों महीनों आपसे दूर रहना पड़ता है। वो उनकी गोद में अपना सर रखते उनके सामने अपनी मजबूरी बयान करते बोला। अब तुम आ गए हो तो कुछ दिन मेरे पास ठहर कर जाओगे। मैं अब अपने बेटे को इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी। वो जिद करते बोली। वो अपने बेटे की दूरी से दिल बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन वो ये भी जानती थी उनका बेटा मजबूर है उनसे दूर रहने पर। नहीं तो कौन सा ऐसा बेटा होगा इस दुनिया में जो ये चाहता हो कि वह अपनी माँ से दूर रहे। रात ठहरूंगा, लेकिन सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। मैं कुछ दिन तक फ्री हूँ मामा, उसके बाद मुझे एक नया मिशन दे दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने इन दिनों को ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं SIS सर से कहकर बहुत जल्द अपने लिए एक नए मिशन को संभाल लूंगा। मामा, कामयाबी अब चंद कदम दूर है मुझसे। वो उनका नरम गुदास ममता भरा हाथ अपनी तपती जलती हुई आंखों पर रखते बोला। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। उसकी पेशानी पर अपना ममता भरा लम्स छोड़ती बोली, जिस पर वह सुकून महसूस करते आंखें मूंद किया। उसी तरह उसने सारी रात अपनी माँ से बातें करते गुजार दी, और सुबह का उजाला फैलने से पहले अपने अगले नए मिशन की तकमील के लिए उनसे रुखसत लेता, जिस खामोशी से आया था, फिर उसी खामोशी से वहां से चला गया। इस विंडो स्क्रीन के आईने में हमारा अक्स कितना खूबसूरत और मुकम्मल दिख रहा है ना बेबी?
वो रूम में आया तो वो उसे विंडो स्क्रीन के पार जाने क्या देखने की कोशिश में मगन मिली थी। उसका सर पैर सजा दिलकश सरापा आज खास उसके नाम से सजाया गया था। उसके मुतनासिब सजे संवरे खूबसूरत सरापे को दिखते वो अपनी खुमारी में चलता हुआ उसकी जानी पाया और उसे बैग से हक गए थे। उसकी पुष्ट को अपने कुशादा सीने से लगाया और उसके हाथ की मखरूती उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाकर विंडो स्क्रीन के शीशे पर टिका कर इन पर अपना दबाव बढ़ाया। मैं एक बार जो शय इस्तेमाल कर लूं उस पर अपनी दूसरी निगाहें गलत तक डालना पसंद नहीं करता। लेकिन तुम खुशकिस्मत हो इस मामले में कि तुम्हारे साथ मैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपना ताल्लुक जोड़ना चाहता हूँ। तुम और तुम्हारा ये खूबसूरत मुतनासिब सरापा आज मेरी दस्तरस में है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये खूबसूरत सरापा मेरी दस्तरस में होकर भी मेरा नहीं, तुम्हारे पूर्व पर मेरा नहीं बल्कि तुम्हारे शोहर का हक है। इस दिलकश वजूद को सजाया तो मैंने खास आज अपने लिए था, लेकिन इस दिलकश सरापे पर मेरा कोई हक नहीं। इतना कहते उसने एक झटके से उसे घुमाकर उसके रुख को अपने सामने किया और फिर उसकी नीली शिकवा करती हुई भीगी मुहतरम निगाहों में देखा और हर बार की तरह उसे इनमें अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। और फिर उसकी आंखों के जानलेवा तिलिस्म से सर झटक कर खुद को निकालते हुए वो जहर कुंद लहजे में उसके चेहरे पर अपनी दहकती गर्म सांसें छोड़ते गरज कर बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे एक फुल इमोशनल दुख भरी कहानी का प्लॉट तैयार करके सुनाओगी और मैं तुम्हारी इस थर्ड क्लास इमोशनल स्टोरी पर इतनी आसानी से अपने यकीन की मेहर जब्त कर दूंगा। तुम जैसी तवाइफों को अच्छे से जानता हूं मैं, जो मजलूमियत का ढोंग रचाकर बड़ी आसामी को हथियाने के चक्रों में होती हैं। उसके लफ्ज तवाइफ पर उस मासूम का दिल करची करची हुआ, जिस पर उसने अपनी जख्मी कांच सी नीली आंखों को उठाकर उसकी तरफ देखा। खैर, मेरा तो तुमसे एक रात का ही मुतालबा है। तवाइफों की तरह मेरे साथ रात गुजारो और सुबह मेरे उठने से पहले मेरे फ्लैट से निकलती बनो। वो उसकी नम आंखों में अपनी सियाह बेरहम आंखें गाड़ कर सर्द अंदाज में बोला। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर वो उसके लबों पर झुककर अभी कोई संगीन गुस्ताखी करते हुए अपनी आगे की कार्रवाई सर अंजाम देता, जब एक आंसू उसकी नीली आंखों से टूटकर उसके अंगूठे पर गिरा था, जिस पर उसने चौंक कर एक बार फिर से उसकी नीली आंखों में देखा, जहां गर्म सियाल बेबसी से उसकी नीली मुत्तरम आंखों से बह रहे थे। उसकी आंखों में देखते ही उसका नशा पल भर में उतरा था, जिस पर उसने एक झटके से उसे खुद से दूर किया था। सुबह वाले हुलिये में अगले 5 मिनट्स में तुम मेरे सामने मौजूद हो, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर बैठूं। गो। उसके गालों पर आए आंसुओं को अपने अंगूठे की बोरों से बेदर्दी से साफ करते वो उस पर धाड़ा और फिर उसके बाजों को अपने एक हाथ की सख्त गिरफ्त में लेते उसे ड्रेसिंग में धकेल कर उसका दरवाजा पूरी कुव्वत से बंद किया था, जबकि दूसरी जानिब वो अपने बाजुओं पर उसकी उंगलियों के निशान देखती तड़प कर रोती थी, जो उसकी वैशी गिरफ्त की वजह से उसके तोतिया बाजू पर उसकी उंगलियां अपना निशान छोड़ गई थीं। अपने बाजू को सहलाते वो रोते हुए कबड़ की तरफ बढ़ी, जिसमें से वो अपना सुबह वाला सूट निकालकर वॉशरूम में बंद हो गई। ये सब किया है, ये रिजल्ट है तुम्हारा। तुम्हारे इतने कम मार्क्स, वो भी फाइनल टेस्ट की प्रिपरेशन में। वाई वजह पूछ सकता हूँ क्या? आरिस यूं ही एकेडमी से पढ़कर घर आया। अपने ताया अरीब खानजादा का पैगाम मिलते ही फौरन उनसे मिलने स्टडी रूम में चला आया था, जहां उसके गुज़िश्ता हुए टेस्ट उनके दाएं जानिब पड़े टेबल पर पड़े थे, जिस पर उन्होंने दुरुस्तगी से उससे इस्तफसार करते हुए अपने हाथ में पकड़े पेपर्स को उसकी तरफ उछाला था। ताया अबू, मैंने तैयारी की थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं नेक्स्ट 490 टेस्ट में आई स्वेयर अच्छा परफॉर्म करूंगा। वो उनके सामने शर्मिंदगी से नजरें झुकाए बोला, ये मैं जानता हूँ तुम्हारा मन पढ़ाई से क्यों इतना अचाट हुआ पड़ा है। वजह हनु है जो तुम हर वक्त उसके साथ पाए जाते हो। आज भी वह तो हमारे रूम में सो रही थी। वजह पूछ सकता हूँ क्यों? मेरे मना करने के बावजूद तुम उससे दूरी बनाए रखोगे। उसके बावजूद वो एक पल के लिए तुमसे दूर नहीं होती, बल्कि जब से तुम दोनों का निकाह हुआ है वो तुम्हारे और भी करीब हो गई है। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे उस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैंने क्यों इकराम के दबाव में आकर तुम दोनों का निकाह करवा दिया। मुझे तुमसे कोई ज़ाती पर ख्वाहिश नहीं है आरिस। तुम भी मुझे उतने ही अजीज हो जितने के अनु और इकराम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कुछ काबिल बनो। मेरा हमेशा से यही ख्वाब रहा है कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनो, जो मुझे किसी सूरत पूरा होते दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे अनु को तुमसे दूर
बैरून मुल्क भी भेजना पड़ा तो मैं गुरेज नहीं करूँगा। वो करखत लहजे में कहते वार्न कर रहे थे, जिस पर वो शर्मिंदगी से सर झुकाए खामोशी से चुपचाप खड़ा उन्हें सुन रहा था। ताया अबू, मैं कोशिश करूँगा। अब आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका ना मिले। वो मअदब अंदाज में उनसे मसरत करते हुए हौले से मिमनाया। आई होप तुम इस बार मुझे नाउम्मीद नहीं करोगे। अब तुम जा सकते हो। जाते वक्त स्टडी रूम के डोर को लॉक करते जाना। वो टेबल पर पड़े लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मतवजा होते उन्होंने उसे यहाँ से जाने का हुक्म दिया, जिस पर वो अस्बात में सर हिलाकर वहां से चला गया। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह अपने इस नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।